52% लोगों को शर्तों के साथ 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। शर्त क्या होगी? क्रीमी लेयर लगाया जाएगा। क्रीमी लेयर क्या है? इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अब ये संविधान में रिजर्वेशन देने के लिए क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया लिखा हुआ है? फिर हमने संविधान को देखा तो आर्टिकल 340 में लिखा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, लिखा है। पहले तो लिखा भी नहीं था, 50% नहीं दिया जाता, लिखा भी नहीं था। ये तो लिखा हुआ है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस लिखा ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इकोनॉमिकल क्राइटेरिया उसमें इंट्रोड्यूस किया, जो उन्होंने मनमानी करने का काम किया, अपने मन से लिखा। संविधान में, संविधान सभा में इकोनॉमिकल क्राइटेरिया डालना चाहिए। इसके लिए संविधान सभा के जो कांग्रेस के सदस्य थे, उस समय के कांग्रेस के सदस्य थे, ब्राह्मण थे, उन लोगों ने संविधान सभा में यह मुद्दा उठाया था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने इकोनॉमिक क्राइटेरिया को डिनाई किया, रिकॉर्ड है। इस पर बहस हुई संविधान सभा में। कांग्रेस के लोगों ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात कही, मगर बाबा साहब आंबेडकर ने उस समय इसका विरोध किया और रिकॉर्ड में लिखा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। इससे सिद्ध होता है कि इकोनॉमिकल क्राइटेरिया गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है। यह संवैधानिक नहीं है, संविधान के विरोध में जाकर निर्णय दिया गया है। और यह भी न्यायाधीशों ने गलत काम किया, संविधान के विरोध में जाकर निर्णय दिया। ऐसा निर्णय क्यों दिया? दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र में न्यायपालिका का निर्माण किया गया। राजतंत्र में राजा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था। और राजा क्या होता था? एक, आप लोगों ने पुरानी फिल्म देखी होगी, मुगले आजम फिल्म देखी होगी, कुछ लोगों ने देखी होगी, जरूर देखी होगी। उस मुगले आजम में जो मुगले आजम रहता है, अकबर बादशाह, वो एक डायलॉग बोलता है। वो क्या बोलता है? अकबर के मुंह से निकला हुआ और अल्फाज इंसाफ है, यानी उसके मुंह से जो निकलेगा साला इंसाफ है। तो राजतंत्र में तो होता ही है, तो बराबर है। तो राजा जो है राजतंत्र में चीफ जस्टिस होता है। मगर लोकतंत्र का निर्माण जब हुआ तो दुनिया के लोकतंत्र के जो निर्माता थे, उन लोगों ने लोकतंत्र में न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा। ये कार्यपालिका अलग होगी, न्यायपालिका अलग होगी। कार्यपालिका अगर गलत निर्णय लेगी तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगी। तो न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया गया और यह अधिकार न्यायपालिका को स्वतंत्र रख के निर्णय दिया गया। और न्यायपालिका का निर्माण इसलिए किया गया कि न्यायपालिका लोगों के साथ न्याय करने का काम करेगी। अब क्रीमी लेयर का निर्णय उन्होंने दिया तो उन्होंने न्याय किया या निर्णय किया? न्यायाधीशों को निर्णय लिखते वक्त ये इंश्योर करना चाहिए, ये गारंटी करना चाहिए कि जो ड्राफ्ट मैं लिख रहा हूं उससे लोगों के साथ न्याय होगा। मगर न्यायाधीशों ने जो क्रीमी लेयर लिखा, उसमें लिखा कि 1 लाख रुपया जिस ओबीसी का इनकम होगा उसको क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब आपको मैं इस निर्णय का व्यावहारिक परिणाम क्या होगा वो आपको बताता हूं। ये बात जो मेरे जैसा नॉन जुडिशियल आदमी है वो मुझे समझ में आ रहा है और जजेस को समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से उन्होंने गलत निर्णय लिया, ऐसा नहीं है। मगर ये बात मैं आपको समझाता हूं।
1,00,000 रुपया इनकम मतलब 8,500 रुपया महीने का इनकम 92 में जिस ओबीसी का होगा, वो ओबीसी अपने बेटे और बेटियों को महाविद्यालय में पढ़ा रहा होगा। कल्पना करो, पढ़ा रहा होगा। जो ओबीसी अपने बेटे और बेटियों को महाविद्यालय में पढ़ा रहा होगा, इसका मतलब है उसका बेटा और बेटी आरक्षण लेने लायक होगा। जिसका बेटा महाविद्यालय में पढ़ रहा होगा, उस ओबीसी का बेटा और बेटी आरक्षण लेने लायक होगा। जिस ओबीसी का बेटा और बेटी आरक्षण लेने लायक होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको बिल्कुल आरक्षण नहीं मिलेगा। अब जिस ओबीसी का इनकम 1,000 रुपया है, 2,000 रुपया है, 2,500 रुपया है, 3,000 रुपया है, 4,000 रुपया है, वो अपने इनकम की वजह से महाविद्यालय में अपने बेटे बेटी को पढ़ाने लायक नहीं है। जो ओबीसी अपने बेटे बेटियों को महाविद्यालय में पढ़ाने लायक नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस ओबीसी का बेटा और बेटी महाविद्यालय में नहीं पढ़ेगा। जो बेटा और बेटी महाविद्यालय में ओबीसी का नहीं पढ़ेगा, इसका अर्थ व्यवहार में होगा कि वो आरक्षण लेने लायक नहीं होगा। जिस ओबीसी का बेटा और बेटी आरक्षण लेने लायक नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में कहा उसको जरूर मिलेगा। समझ रहे ना? बदमाशी समझा रहा हूं आप लोग न्यायाधीशों की। इससे सिद्ध होता है न्यायपालिका ने निर्णय दिया, न्याय नहीं किया। न्यायपालिका को निर्णय देने के लिए नहीं बनाया गया, न्यायपालिका को न्याय करने के लिए बनाया गया है, निर्णय देने के लिए नहीं बनाया गया। और वो जब निर्णय देते हैं तो उनको लिखते वक्त ये गारंटी करनी चाहिए कि लोगों के साथ न्याय हो और इफेक्टिव जस्टिस हो, व्यवहार में उसके साथ न्याय हो। यह देखना न्यायाधीशों का काम है। यहां न्यायाधीशों ने देखा निर्णय होना चाहिए मगर न्याय नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर किया कि निर्णय होना चाहिए मगर न्याय नहीं होना चाहिए। एक गारंटी की, ड्राफ्टिंग में इस तरह की व्यवस्था की, निर्णय हो मगर न्याय ना हो। ऐसे न्यायाधीशों के जो न्याय करने के लिए हमारे देश की परंपरा है। देश में यह कहा जाता है कि न्यायाधीश पंच परमेश्वर माना जाता है, परमेश्वर के दर्जा माना जाता है। इन ब्राह्मणों ने न्यायपालिका पर कलंक लगाया। इसीलिए अंग्रेजों के समय में प्रिवी काउंसिल होता था सुप्रीम कोर्ट के जगह, और वहां अंग्रेजों ने नियम बनाया था कोई भी ब्राह्मण प्रिवी काउंसिल का चेयरमैन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो वो ऐसा मानते थे कि ब्राह्मणों के अंदर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है। जुडिशियस कैरेक्टर का क्या मतलब? जुडिशियस कैरेक्टर का मतलब यह है कि जज थर्ड पार्टी है, दो वकीलों की बहस सुनेगा, निष्पक्ष भाव से सुनेगा और कानून, संविधान और न्याय के जो सिद्धांत है उन बातों को, सबूतों को, गवाह को ध्यान में रखते हुए, निष्पक्षता का भाव धारण करते हुए जो व्यक्ति न्याय करेगा वो जज है। उस कैरेक्टर को हम कह सकते हैं ये जुडिशियस कैरेक्टर है। ये जुडिशियस कैरेक्टर ब्राह्मणों में नहीं है। अंग्रेज ऐसा मानते थे, इसलिए प्रिवी काउंसिल में ब्राह्मणों को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता था। गलत नहीं थे वो लोग, एकदम सही थे। इन लोगों ने सिद्ध कर दिया और न्याय के ऊपर कलंक लगाया इन लोगों ने। तो ये जो धोखाधड़ी संविधान के साथ हो रही है, इससे दोबारा प्रमाणित हो गया कि जो लोगों को रिजर्वेशन क्यों देना चाहिए, एक मुद्दा यह क्यों देना चाहिए, तो संविधान में आर्टिकल में लिखा हुआ है, लिखित बातें हैं, दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जिनको प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 3% ब्राह्मण को 80% प्रतिनिधित्व, 52% लोगों को 27% प्रतिनिधित्व, वो भी व्यवहार में है ही नहीं। तो ये जो बातें सिद्ध करती है
कि ये कॉन्शियसली योजना बनाकर कि ओबीसी के लोग इग्नोरेंट है, वो जानकार नहीं है, संवेदनशील नहीं है, हम केवल निर्णय उनके फेवर में देते हैं, सारा मीडिया बोलेगा हो गया हो गया हो गया हो गया, तो ओबीसी घर में बैठा रहेगा और बोलेगा अरे हो गया ना, अब काहे को मेश्राम जी, अब काहे को चिल्ला रहे हो गया, अब काहे को चिल्ला रहे, हो गया ना। उसको पता ही नहीं साला क्या हो गया, पाचर मार दिया, पाचर मार दिया, उसको पता ही नहीं है। ओबीसीच्या बुडखात पाचर मारली, ओबीसीला माहितच नाही। यानी व्यवहार में वो उसको नहीं मिलना चाहिए, इसका प्रबंध कर दिया। क्रीमी लेयर के साथ में जो निर्णय दिया वो एक साजिश है, षड्यंत्र है, संविधान के विरुद्ध, जो संविधान में है नहीं। तीसरी बात, तीसरा निर्णय है, तीसरा निर्णय है ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा परंतु रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब देखो, पहला निर्णय है, दूसरा निर्णय 27% क्रीमी लेयर के साथ आरक्षण होगा। अब यह सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, एटोनॉमस बॉडीज एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 5 बड़े विभाग हैं, उसमें 2 करोड़ नौकरियां हैं। 2 करोड़ नौकरियों में 27% आरक्षण से आंकड़ा सिद्ध होता है। 1 करोड़ में 27 लाख, दूसरे करोड़ में 27 लाख, दोनों को मिलाकर 54 लाख नौकरियां ओबीसी को मिलनी चाहिए। अब 54 लाख दूसरे निर्णय के अनुसार मिलना चाहिए। तीसरा निर्णय दिया रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा। अब 10% अगर हम अधिकारी मान ले तो 5,40,000 पद ओबीसी को नहीं मिलेंगे। तो 54 लाख में से 5,40,000 अगर माइनस कर दो तो ओबीसी को मिलेंगे 48,60,000। दूसरे निर्णय के अनुसार मिलना चाहिए 54 लाख, तीसरे निर्णय के अनुसार मिल रहे 48,60,000। तो दूसरा निर्णय और तीसरे निर्णय में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि जो निर्णय कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं वो निर्णय संवैधानिक नहीं माने जाते। इस हिसाब से ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी निर्णय है, ये नहीं माना जा सकता। इस निर्णय में एक भयंकर निर्णय जुडिशरी ने दिया। वो क्या निर्णय दिया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा और अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं होगा। केस मंडल कमीशन की, मंडल कमीशन ओबीसी के लिए है, ओबीसी के लोगों के लिए मंडल कमीशन है। तो मंडल कमीशन के मुद्दे में हियरिंग हुई ओबीसी की। ओबीसी के लिए वकील वहां बहस कर रहे थे। एससी और एसटी के लिए ये केस नहीं थी, उनके लिए कोई नोटिस इशू नहीं हुआ और उनका वकील भी वहां हाजिर नहीं था, उनकी सुनवाई भी नहीं हुई और उनकी बात सुनी भी नहीं गई। बगैर सुने ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। ये बड़ा अजीब किस्म का मामला है। दुनिया के इतिहास में, दुनिया के एपेक्स कोर्ट के इतिहास में कहीं पर भी जुडिशरी का एक मौलिक सिद्धांत है, वो समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। गणपतराव पाटिल कोर्ट में गया ही नहीं, तो कोर्ट को गणपतराव पाटिल के विरोध में या समर्थन में दोनों फैसला करने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? गणपतराव पाटिल कोर्ट में गया ही नहीं, इसलिए ना उसके विरोध में फैसला करने का अधिकार है ना उसके समर्थन में फैसला करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि गणपतराव पाटिल कोर्ट में गया ही नहीं, उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी बहस नहीं हुई। इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, नैसर्गिक न्याय निर्णय का सिद्धांत, कि जब तक जज
पार्टी की बात नहीं सुनेगा तब तक उसके बारे में विरोध या समर्थन में फैसला देने का अधिकार जजेस को नहीं होता है। यह सामान्य सिद्धांत है जुडिशरी का। क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीशों को यह सामान्य सिद्धांत भी मालूम नहीं है? ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि जजेस को यह सिद्धांत मालूम नहीं है। मालूम है, मगर उनको एक खेल खेलना था, जिस खेल को हम राजनीति का खेल मानते हैं। वो खेल क्या था कि ओबीसी को कहा रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा और एससी एसटी को भी कहा रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो जज जो है उनको मालूम था, ब्राह्मण बहुत होशियार होते हैं, उनको मालूम था कि एससी एसटी के लोगों को 1950 से रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू है। अब 1950 से रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू है और मिल रहा है। जैसे ही निर्णय आएगा एससी एसटी के लोग कल तक ओबीसी की लड़ाई मैदान में लड़ रहे थे, वो ओबीसी की लड़ाई लड़ना छोड़ देंगे और अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो एससी एसटी के जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में फैसला दिया। तो क्या करेंगे कि कल तक ओबीसी के जो लोग हैं वो तो राम मंदिर के आंदोलन में गए थे, और ओबीसी के लोग राम मंदिर में क्यों गए थे? क्योंकि ब्राह्मणों ने मंडल कमीशन को पंक्चर करने के लिए 81 के बाद ब्राह्मणों ने ओबीसी का मंडल कमीशन पंक्चर करने के लिए राम मंदिर आंदोलन शुरू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो ओबीसी है ये राम भक्त लोग हैं। अगर हम राम का मंदिर निर्माण करने का आंदोलन शुरू करते हैं तो ये ओबीसी जो है ये मंडल कमीशन का आंदोलन छोड़ देंगे और ये ओबीसी राम मंदिर के आंदोलन में चले जाएंगे। राम मंदिर के आंदोलन में जब चले जाएंगे तो मंडल कमीशन का आंदोलन कमजोर हो जाएगा। जब कमजोर हो जाएगा तो हमको ओबीसी के साथ धोखाधड़ी करने का मौका मिल जाएगा। ये वो जानते थे, मगर हुआ उल्टा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ओबीसी का मोर्चा लड़ा रहे थे और ओबीसी के लोग राम मंदिर के लिए अयोध्या जा रहे थे, और ओबीसी के मंडल कमीशन की लड़ाई एससी एसटी के लोग लड़ रहे थे। तो ओबीसी के लोगों ने पूछा ब्राह्मणों को, अरे एससी एसटी के लोग, ये एससी एसटी के लोग ये रिजर्वेशन के लिए क्यों लड़ रहे हैं? तो ब्राह्मणों ने कहा उनको 22.5% मिलता है, वो ज्यादा मांग रहे हैं और मांग रहे हैं। फिर ब्राह्मणों ने ओबीसी को कहा कि वो ज्यादा मांग रहे, वो अपने लिए नहीं मांग रहे थे, ओबीसी को मंडल कमीशन लागू हो ये मांग कर रहे थे। तो एससी एसटी के लोग उस समय ओबीसी की लड़ाई मैदान में लड़ रहे थे और ओबीसी के लोग राम मंदिर के आंदोलन में चले गए थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सोचा यदि हम एससी एसटी के विरोध में फैसला देते हैं तो एससी एसटी के जो लोग हैं ये लोग अभ्यास करने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का जैसे निर्णय आएगा ये जजमेंट की कॉपी निकालेंगे और जजमेंट की कॉपी निकालकर अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके बताएंगे कि सारे के सारे निर्णय ओबीसी के विरोध में। फिर हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या करना होगा कि एससी एसटी के विरोध में फैसला देना होगा। अगर हम ऐसा फैसला देते हैं तो एससी एसटी के लोग अपना रिजर्वेशन इन प्रमोशन फिर से हासिल करने के लिए लड़ाई शुरू करेंगे, और जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन फिर से हासिल करने के लिए लड़ाई शुरू करेंगे तो ओबीसी के साथ जो हमने धोखाधड़ी की उसके लिए ओबीसी को जागृत करने का काम बंद हो जाएगा और ओबीसी के साथ हमारा धोखा कायम रहना ठीक होगा। ये एक योजना बनाई। दूसरी योजना बनाई कि एससी एसटी के विरोध में रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में फैसला देते हैं तो ये लोग लड़ झगड़ कर सरकार के विरोध में फिर से रिजर्वेशन इन प्रमोशन ले लेंगे। केंद्र सरकार को एससी एसटी के संगठनों ने मजबूर कर दिया रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने के लिए।
और केंद्र सरकार ने एससी एसटी के लिए संविधान संशोधन किया 94 में, और 95 में रिजर्वेशन इन प्रमोशन एससी एसटी को बहाल कर दिया। अब रिजर्वेशन इन प्रमोशन एससी एसटी को लागू हो गया, ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है। ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है। अब ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है तो क्या होगा? अगर ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है और एससी एसटी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, यदि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया होता और एससी एसटी को तो पहले ही था, तो एससी एसटी को रिजर्वेशन लागू है, ओबीसी को रिजर्वेशन लागू हो गया। एससी एसटी को पहले से रिजर्वेशन है, ओबीसी को रिजर्वेशन लागू हो गया, तो क्या होता? ऑफिस में, हर ऑफिस में क्या होता? प्रत्येक ऑफिस में क्या होता? एससी एसटी ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो मंडल कमीशन में है, 85% लोग ऑफिस में यूनाइटेड फ्रंट हो जाता, रिजर्वेशन का यूनाइटेड फ्रंट। क्योंकि सारे के सारे रिजर्वेशन के अंदर आ गए तो इनका फ्रंट बन जाएगा, 85% लोगों का फ्रंट बन जाएगा ऑफिस में। तो ब्राह्मणों ने सोचा अगर ऑफिस में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का रिजर्वेशन फ्रंट यूनाइटेड फ्रंट हो जाएगा ऑफिस में, यदि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का यूनाइटेड फ्रंट हो जाएगा ऑफिस में, तो ऑफिस में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्राह्मण है उसको काम करना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? मेरे भाषण करने से भी ज्यादा आप लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है, इसलिए समझाने की बात कर रहा हूं। भाषण मैं कम करता हूं, समझाने का बात ज्यादा करता है। तो ऑफिस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्राह्मण है और 85% लोग ऑफिस के अंदर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी ये सारे रिजर्वेशन के अंदर आ गए, तो इनका ऑफिस के अंदर हो जाएगा यूनाइटेड फ्रंट। अब ये अगर यूनाइटेड फ्रंट में ऑफिस में है तो वो ब्राह्मण जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो इनसे काम करवाने का संकट खड़ा हो जाएगा। एक तो ये संकट खड़ा होगा और प्रशासन चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग अगर इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा हो ही जाएंगे, क्यों? कानूनन इनको इकट्ठा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको इकट्ठा कर दिया, निर्णय ने इनको इकट्ठा कर दिया। अब जब निर्णय ने इनको इकट्ठा कर दिया तो ये इकट्ठा हो ही गए। ये खतरा ब्राह्मणों को दिखाई दिया। दूसरा खतरा ब्राह्मणों ने एनालाइज किया कि जो 85% लोग ऑफिस में यूनाइटेड हमारे निर्णय की वजह से हो जाएंगे, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल में जो ऑफिस में यूनाइटेड हो गए वो 25 साल में समाज में यूनाइटेड हो जाएंगे। ऑफिस का प्रतिबिंब समाज में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ये पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, सोचने समझने वाले लोग यदि ऑफिस के अंदर यूनाइटेड हो गए तो ये समाज में जब वापस जाते हैं तो समाज में एकता प्रस्तावित होने का काम शुरू हो जाएगा। जो ऑफिस का रिफ्लेक्शन है, जो ऑफिस का प्रतिबिंब है, वो समाज में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल में ये प्रतिबिंब समाज में दिखाई देगा। जो ऑफिस में यूनाइटेड है वो समाज में जाकर डिवाइडेड थोड़ी होने वाले। जो ऑफिस में यूनाइटेड है, सोचने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समाज में यूनाइटेड का पिक्चर बनाए खड़ा कर देंगे, समाज को इकट्ठा करने का काम कर देंगे। अगर ऑफिस में भी यूनाइटेड हो जाएंगे, समाज के अंदर भी यूनाइटेड हो जाएंगे, तो ब्राह्मणों का भविष्य क्या होगा? ब्राह्मणों ने सोचा कि ब्राह्मणों का राम नाम सत्य हो जाएगा। हमने तो आज तक एससी एसटी ओबीसी का राम नाम सत्य कराया, मगर इस वजह से हमारा ही राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर इससे हमको बचना है
तो हमें संविधान के विरोध में जाकर निर्णय करना होगा, और संविधान के विरोध में जाकर निर्णय करना होगा। तो उन्होंने संविधान के विरोध में, नेचुरल जस्टिस के विरोध में, नैसर्गिक न्याय निर्णय के सिद्धांत के विरोध में जाकर निर्णय दिया। एससी एसटी के लोग पार्टी ही नहीं थे, फिर भी उसको उन्होंने पार्टी बना दिया। पार्टी नहीं थे, अपने से पार्टी बनाया, पार्टी बनाया भी, मगर हियरिंग नहीं किया, नोटिस इशू नहीं किया, वकील नहीं बुलाया, बहस नहीं कराई, और बगैर बहस के ही एससी एसटी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी को भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा निर्णय दे दिया। इससे क्या हुआ? इससे रिजर्वेशन फ्रंट में 85% लोग इकट्ठा हो गए, और रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जैसे ही मुद्दा आता है तो ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है। जब ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है तो ओबीसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं है, उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है, तो ओबीसी को भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मुद्दे पर ओबीसी को ब्राह्मणों के साथ जोड़ दिया। कुछ समझ में आ रहा है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दोनों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है, ओबीसी को भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन से अलग कर दिया, और ओबीसी को एससी एसटी से अलग करके ब्राह्मणों के साथ क्लब कर दिया। तो जो यूनाइटेड फ्रंट 85% का ऑफिस में इकट्ठा हो गया था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा यह निर्णय देकर फिर डिवाइडेड फ्रंट में रूपांतरित कर दिया। जो यूनाइटेड फ्रंट रिजर्वेशन के निर्णय से हुआ था, 27% रिजर्वेशन के निर्णय से हुआ था, जो यूनाइटेड फ्रंट 85% का हो गया था, वो तीसरे निर्णय ने डिवाइडेड फ्रंट में रूपांतरित कर दिया। जब एससी एसटी के 22.5% लोग रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए आंदोलन करेंगे तो ओबीसी के लोग एससी एसटी का साथ नहीं देंगे, वो साथ देने के लिए ब्राह्मण का साथ देंगे। क्यों? क्योंकि ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है। अब समाज में लड़ाई कैसे होगी रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मुद्दे पर? 22.5 वर्सेस 77.5। जब रिजर्वेशन का मुद्दा आएगा तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा आ जाएंगे, और जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा आ जाएगा तो 22.5 वर्सेस 77% की लड़ाई समाज में शुरू हो जाएगी। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि 52% ओबीसी एससी एसटी के साथ मिलकर लड़ने के बजाय वो ब्राह्मणों के साथ मिलजुल कर फ्रंट बनाकर रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में ब्राह्मण के कैंप में शामिल हो जाएगा। इस तरह से ये डिवाइडेड फ्रंट में रूपांतरित हो जाएगा, और ऐसा करने से जो यूनाइटेड फ्रंट पहले निर्णय से बन रहा है, दूसरे निर्णय से डिवाइडेड फ्रंट होगा। और ऐसा करने के लिए हमें संविधान के विरोध में, नैसर्गिक न्याय निर्णय के सिद्धांत के विरोध में जाकर भी अगर फैसला देना पड़े तो भी हमको ब्राह्मण को बचाने के लिए, संविधान जाए भाड़ में, हमको ब्राह्मण को बचाना है। ब्राह्मण ही देश है, देश ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए इसको बचाना ज्यादा जरूरी है। ब्राह्मणों ने ये सारा सत्यानाश, ये सारा संविधान के न्याय निर्णय के नैसर्गिक सिद्धांत के विरोध में भी फैसला दे दिया।